नमस्कार। इस समय दुनिया में जो सबसे चर्चित विषय है वो तालिबान, अफ़गानिस्तान। ऐसा माना जा रहा है 14 अगस्त को काबुल में जो कुछ भी हुआ, वह तालिबान 2.0 की शुरुआत है। यानी जो 1990 के दशक में आया था, वह तालिबान 1.0, यानी वो फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। ये नाम कितना औचित्यपूर्ण है और किसके द्वारा दिया गया, इसको रीडिफाइंड या रीकॉइंड करने की जरूरत है या ऐसे ही इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, पहले बहुत सारे जो अध्ययन थे उनमें मैं देखता था कि निष्कर्ष निकलता था कि एक लंबा संघर्ष होगा, लेकिन एक सप्ताह के अंदर एक ऐसा चमत्कारिक सा परिवर्तन हो गया तालिबान के पक्ष में। क्यों? ऐसा क्या वास्तव में तालिबान वह तालिबान जो मदरसों में पढ़ा, जो रूढ़िवादी होने, अमानवीय कृत्य करने को छोड़कर और कुछ नहीं जानता, वो इतना तकनीक प्रधान, इतना सैन्य प्रशिक्षित ट्रेंड मिलिशिया हो गया कि अमेरिका के द्वारा 20 वर्षों में ट्रेंड किए गए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को बिना लड़े हारने पर विवश कर दे। तीसरा बिंदु ये कि जब यहां पर काबुल में तालिबानों ने कब्जा किया और एक बड़ा ही उस राष्ट्रपति भवन का कुरूप सा चेहरा दिखा, जहां ऐसा लग रहा था कि 21वीं सदी में मध्ययुग फिर लौट आया है। और वास्तव में सही अर्थों में 8वीं शताब्दी के उस खूंखार और बीभत्स चेहरे के अतिरिक्त 14 अगस्त 2021 में भी काबुल के प्रेसिडेंशियल हाउस में और कुछ नहीं दिख रहा था, वही दिख रहा था। इस पर पाकिस्तान जश्न मना रहा है। उसका प्रधानमंत्री कहता है कि ये आजादी है। तो प्रश्न ये उठता है कि लड़ाई जो लड़ी जा रही थी वो किसी ताकत के खिलाफ थी, और वो ताकत कौन थी? क्योंकि ये तो वही तालिबान है जिनको 1980 के दशक में अमेरिका ने पैदा किया, और पैदा ये पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान के मदरसों में हुए। जनरल जियाउल हक ने उस समय अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन किया था, और अमेरिका ने इसके लिए बाकायदा ब्लैक बजट तैयार किए फंडिंग करने के लिए, और उनमें से कुछ लड़ाकों को अमेरिका लेकर जाकर के वर्जीनिया विश्वविद्यालय ले जाकर के उन्हें ट्रेनिंग दी गई ध्वंस का हुनर सिखाने के लिए। तो उस अमेरिका के खिलाफ अगर तालिबान लड़ रहे थे, एक पार्ट इसका सच है केवल। काफी समय पहले, जैसा मुझे ज्ञात पड़ता है, 2007-8 के दौरान एक कर्नल इमाम
जो आईएसआई का कभी कर्नल हुआ करता था, और वो मुल्ला उमर को का गुरु मुल्ला उमर उसको मानता था, जो पहले तालिबान का प्रमुख था। उसको ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया। उसने कहा कि तालिबान अमेरिका को हरा नहीं सकता लेकिन थका सकता है। लेकिन यहां तो अमेरिका हार गया, और ट्रंप ने जैसा भी कहा कि ये इतिहास की शर्मनाक हार अमेरिका की। लेकिन क्या ये वास्तविकता है या केवल ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनके आधार पर हम आप उन परसेप्शंस को कंसोलिडेट कराते हैं, उसका सीमेंटिंग करते हैं जो वो देते हैं हमें? दरअसल ये कतर से एक स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी थी दोहा से 2020 से। वहीं पर अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की थ्योरी को एक जामा पहना दिया गया, और ये तालिबान 2.0 बना दिया गया। इस तालिबान के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी वो अमेरिका ने लिखी, और उस स्क्रिप्ट पे जो रिहर्सल किया वो पिछले इतने वर्षों में या कुछ समय में रिहर्सल तालिबान ने किया, और फाइनल जो द एंड किया वो भी अमेरिका ने ही किया। वरना 3 लाख से ऊपर प्रशिक्षित अफगान सैन्य बल वेलकम की मुद्रा में होते, और ये तालिबान 60,000 ये आकर के बैठ जाते। अब एक चीज नहीं समझ में आई, क्योंकि जो ये चेहरा जो दिखा, ये बैड इस्लाम का चेहरा था या रियल इस्लाम का चेहरा था, जो काबुल में तालिबान के रूप में कंधों पे बंदूकें रखे हो। और दूसरी चीज, जो जश्न मनाया जा रहा था पाकिस्तान में और इस विक्ट्री ऑफ इस्लाम बताया जा रहा था, तो फिर करजई कौन था, गनी कौन था? और ये जो लोग आज आपको सड़कों पे काबुल की या उतरे दिख रहे हैं, या पंशेर में अगर आप महमद मसूद को ले लीजिए, जिन्होंने एक कमांड रोक ली है और एक प्रांत पर कब्जा कर लिया है, ये कौन है? तो ये वार फॉर इस्लाम है कि वार फॉर तालिबानाइज्ड इस्लाम है? इसकी व्याख्या कौन करेगा? वही करेंगे ना। अब यहां पर विचार करने की बात यह है कि क्या वाकई में यह पाकिस्तान के जश्न का समय है, या पाकिस्तान डर में जश्न का प्रहसन कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में स्वयं इन तालिबान, ये जो 60,000 के आसपास है, उससे ज्यादा तालिबान है, और मोर देन वो 70,000 से ऊपर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड उसके अलाइड्स। दूसरा, ये जो तालिबान है, इसका कंसर्न जो है वो बेसिकली ऑटोनॉमी और तालिबानाइज्ड इस्लामी नेशनलिज्म से है, और वो नेशनलिज्म को एक स्पेस मिल सकता है पश्तूनख्वा में, क्योंकि वो पठान, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पंजाबी पाकिस्तान नेशनलिस्ट सिंबल बने। तो रियल सिंबल इज द पश्तून, पठान, तालिबान, अहमदिया, बलूच एंड सिंध। तो आने वाले समय में ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और जो नृत्य की मुद्रा में इमरान खान है, वो आगे किस मुद्रा में होगा, भस्मासुर की तरह अपने सर पे हाथ रखने। क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और उस फेल्ड स्टेट के लिए रियल पाथ फिलहाल ना तो उनके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के पास है और ना उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो जाहिर सी बात है
वो उसी स्थिति की ओर जा रहे हैं जिसकी तरफ गनी गया है। हाँ, ये संभव हो सकता है क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो कभी पिट्ठू अमेरिका की रही, लेकिन अब लगता है जो पाकिस्तान के अंदर ये रेडिकल्स हैं ये उनकी पिट्ठू है। तो वो तो जैसे वहाँ पर अफगानिस्तान में वो या तो सरेंडर किए या वो खुद तालिबान के लिए लड़ रहे थे, जिस तरह से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, वैसे यहाँ लड़ जाएंगे। हाँ, अगर तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने अफगान महिलाओं की सिक्योरिटी फोर्स बड़े पैमाने पर बनाई होती तो शायद उसके परिणाम कुछ दूसरे होते, क्योंकि सबसे पीड़ित जो वर्ग है वहाँ वो महिलाएं हैं। एक बात बार बार उठाई जाती है कि इंडिया के लिए क्या कोई इसका थ्रेट है। देखिए, आज के दिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार मजबूत है, हमारी आर्मी मजबूत है, टैक्टिसफुल है, टेक्नोलॉजी से संपन्न है और हर तरह के युद्ध लड़ने में सक्षम है। लेकिन एक जो चैलेंज मुझे लगता है वो ये कि रीग्रुपिंग होगी टेररिस्ट समूहों की, और दूसरा खतरा ये लगता है कि जो तालिबान अब की आया है ये बनुआ है। इसने घोषणा की कि हम ना बच्चों के स्कूल की वो रोकेंगे ना महिलाओं की, लेकिन बाद में कहा कि उन महिलाओं को हम प्रताड़ित नहीं करेंगे जो शरीयत को, ये शरीयत वो नहीं है जो सऊदी अरब में मानी जाती है, वो है जो तालिबान के मुल्लाओं ने लिखी है। तो ये जो मॉडरेट फेस लेके आ रहा है और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम खून खराबा नहीं करेंगे, और जबकि लगातार कर रहे हैं, ये दोनों फेसेस जो हैं वो खतरनाक होंगे। एक वो टेररिस्ट का जो रिग्रुपिंग करेगा और एक वो जो मॉडरेट होकर के लोगों की हत्या करेगा। और अगर ये दोनों फेस लेकर के बैठा तो चूंकि वो एक स्टेट के रूप में हमारे सामने आए हैं, अभी तक वो एक स्टेट नहीं थे, इसलिए उनके पास इकोनॉमी भी होगी, और पाकिस्तान जैसे देश, चाइना जैसे देश, ये उनको लीगलाइज्ड करेंगे, ये उनको लेजिटिमाइज्ड करेंगे। हो सकता है मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में भी लेजिटिमाइजेशन उन्हें मिले, और वो स्थिति थोड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर इनका युद्ध जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के फ्रंट पे करना चाहेंगे, क्योंकि चाइना ये भली भांति जानता है जिस फ्रंट पे वो भारत से लड़ रहा है वहां पर वो भारत को नहीं पीछे धकेल पा रहा है, और उसे कितनी तैयारी करनी पड़ रही। तो वो हमेशा क्या करता है, थर्ड पार्टी लड़ना चाहता है, फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहता, पाकिस्तान और तालिबान के साथ। तो वो एक थ्रेट हमारे लिए होगा। लेकिन कश्मीर अब 5 अगस्त की एक डेट है जो ऐतिहासिक, उसके बाद अलग है। अब वो लाभांश इनको नहीं मिल सकेंगे जो 370 के रहते मिल जा रहे थे। इसलिए सामान्य तौर पर ये अपने माइंड सेट से ये बात निकाल दें। हाँ, ये तालिबान पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान जो है वो अब थर्ड एक्टर के उस पर खेल रहा है। आप शुरू से देख लीजिए, 1840-42 के आसपास जब अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों की लड़ाई होती है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है, वो रूस खेल रहा था, फ्रांस खेल रहा था। वहां से अगर आप फिर आगे बढ़ाओ, कोल्ड वार के समय अगर आप देखें तो जब 1979 में रशियन इन्वेजन हुआ तो अमेरिका ने इन्हें तैयार किया बड़े पैमाने पर, और अमेरिका खेल रहा था, ये अमेरिका के लिए लड़ रहे थे। और आज ये बिहाइंड द कर्टन अमेरिका के उसमें है जो उसको रैट एंड कैट का खेल खिला रहा है। लेकिन जो फ्रंट पे 2 प्लेयर हैं वो रूस और चीन है। देखिए, चीन का अपना एक उद्देश्य है, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संपदा है अफगानिस्तान में, चीन इनके साथ, तालिबान के साथ मिलकर के
उसका दोहन करना चाहता है और वो अफगानिस्तान को भी उसी तरह से एक कॉलोनी के रूप में डेवलप करना चाहता है जैसा वो पाकिस्तान को किया, जैसा उसने मालदीव को किया, जैसे उसने श्रीलंका को किया, जैसे उसने फिलीपींस को किया, जैसे उसने अन्य कुछ देशों को किया। रूस चाहता है क्या कि पुतिन का बहुत पहले का जो सेकंड टर्म में जब आए तो रूस को यूएसएसआर के युग में ले जाना चाहते थे, और वो तभी संभव होने लगता है कि जब अमेरिका की सेंट्रल एशिया में जो है वो गोटियां या तो खत्म हो जाएं या हर गोटी उसके ही अगेंस्ट पड़ने लगे, और वो ये देख रहा है कि अफगानिस्तान में उसी की गोटी उसके अगेंस्ट पड़ी, इसलिए ये पुतिन साहब अपनी इसमें विजय मान रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में यह स्थिति नहीं है। वास्तव में अभी भी अमेरिका पर्दे के पीछे से कठपुतलियों का खेल खेल रहा है, और वो उनमें स्ट्रॉन्ग कठपुतली जो है वो तालिबान है, और दूसरी कठपुतली जो बनेगी वो पाकिस्तान बनेगी, या तमाम ऐसे ग्रुप्स बन सकते हैं जिनको वो हथियार या तमाम चीज़ें सप्लाई करा करके उस एरिया में फिर एक अनसर्टेनिटी, फिर एक अनिश्चितता, फिर एक भय का वातावरण डेवलप हो, ताकि उसके अपने जो नियो कॉलोनियल जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सके। भारत को इतना चौकन्ना रहना है कि चीन जो है वो इस गेम में मुख्य निदेशक की भूमिका ना निभा सके। पाकिस्तान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान एक असफल, एक अनिश्चित राष्ट्र है, इसलिए पाकिस्तान जिससे चिपकेगा उसके लिए समस्या बनेगा। समस्याग्रस्त राज्य दे क्या सकता है? एक अगर किसी को कोड है वो आपको चिपक जाता है तो वो वही देगा। पाकिस्तान के साथ यही है, इसलिए पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेट नहीं है। भारत के लिए चीन थ्रेट है, और चीन पे नज़र रखनी है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चलने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखनी है। हाँ, जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, जाहिर सी बात सरकार अपने स्तर पे कार्य कर रही है, एक सक्षम सरकार है, सक्षम विदेश नीति है, तो वो उनको सुरक्षित घर तक पहुँचाने में सफल होगी। तो अभी हम लोग इस पर इतनी ही चर्चा करते हैं। हम 3 पॉइंट लेके चलें। वन थिंग कि ये तालिबान 2.0 क्या तालिबान 1.0 से भिन्न है? 2, क्या ये विक्ट्री ऑफ इस्लाम है जो काबुल में हुआ? अगर ये विक्ट्री ऑफ इस्लाम है तो 8वीं शताब्दी में जो हुआ था वो क्या था? और ये अगर विक्ट्री ऑफ इस्लाम है तो क्या पाकिस्तान में अब एक नया इस्लाम आएगा और पाकिस्तान अब लीडरशिप छोड़ देगा? क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर ही बना था, और अगर तालिबान अब विक्ट्री ऑफ इस्लाम कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान फिर उनके पिट्ठू बन करके चलेगा, उनके पीछे चलेगा? अगर ऐसा है। एंड थर्ड जो है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ये किस तरह से रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं, और वो अगर रीग्रुप या रीऑर्गेनाइज होंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो एशिया के लिए पड़ेगा। रही बात अंतिम जो पॉइंट है वो भारत को इसे कैसे देखना चाहिए, क्या वो ये भारत के लिए इमीडिएट कोई थ्रेट है, या ये किसी ऐसी स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं कि भारत को वो नुकसान पहुंचाए। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ कहीं पर क्वेश्चंस लगते हैं तो हमें लिखें, हम अगले डिस्कशन में इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।